ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह नाजायज़ तजावुज़ात पे न सिर्फ कराची और क्या मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़, क्या नालों पर तजावुज़ात, अब तो हाई राइज बिल्डिंग भी गिराई जा रही हैं। कितना ये शहर का भला होगा या कि कराची वाले जो हैं वो अब मायूस होते जा रहे हैं। और इदारों की भी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं प्रोग्राम में। हमारी कोशिश रही कि न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों को, हुकूमती शख्सियात को भी हम शामिल करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि जब बिल्डिंग बन रही होती है, स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता है, तब वो इदारे कहाँ होते हैं, एनओसीज जारी भी किए जाते हैं, फिर अचानक एनओसीज कैंसिल हो जाते हैं, तो अलॉटीज़ का, बिल्डर हजरात का, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, उनका पुरसान हाल कौन होगा। दानिश साहब, एविडेंस की बात हो रही थी। एविडेंस, वो जो आपने पुरानी बात की कि 1953 से हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास और ये जगह जो बिल्डर हैं वो राइट पर हैं, आप उनकी फेवर में खड़े हैं क्योंकि आप लोग लीगल कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करते हैं, तो आप साबित कर पाएंगे ये केस? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हमें मौका दिया तो हम ज़रूर इसको साबित कर पाएंगे और उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स एविडेंस प्रूफ के साथ दिखाएंगे और इसमें ज़रूर निशानदेही की जाएगी उन लोगों की जिन लोगों ने इस पे एनओसीज दी। और अगर चीफ जस्टिस साहब इसको सुन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो अपने इस ऑर्डर पे नजरसानी करेंगे और इसके असल मुजरिम जिन लोगों ने इसकी लैंड बढ़ाई वो सोसाइटी थी, जिन लोगों ने इसको अप्रूवल्स दी, जो भी इसमें रेगुलेटरी है अगर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि उसको माफ कर देना चाहिए और इसको रेगुलाइज कर देना। और अगर ऐसा ना होता है तो अलॉटीज को पेमेंट्स आप देंगे? देखें, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अलॉटीज के साथ तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती हो जाएगी और तो उनको पेमेंट दिलवाने के भी आप लोग पाबंद हैं। आज जिस तरह आप एक साइड पर हैं तो पेमेंट दिलवाने की भी तो आप पाबंद हैं। उनको हम पेमेंट कैसे आप दिलवाएंगे? मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग बनती है उसमें 10 पार्टनर होते हैं, वो अपना शेयर लेके चलेगा। 1 करोड़ का फ्लैट बेचा था। ठीक है, मुस्तफा बलोच साहब क्या हमारे साथ आप मौजूद हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तीसरी बार साहिब इक्तदार होने के बावजूद नाजायज तजावुजात के खिलाफ एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप इदारे एक्शन में हैं। और क्या तजावुजात में चाहे मज़ाफ़ाती कॉलोनीज हों, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, आप हुकूमती नुमाइंदे उस वक्त और इदारे कहाँ होते हैं जब ये एनओसीज दिए जा रहे होते हैं, बिल्डिंगें बन रही होती हैं? उस वक्त सब पता नहीं, आपको नहीं लग रहा कि ये पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए बजाय इसके कि लोगों की इन्वेस्टमेंट और फिर आपको पता है एक मुतबादल देना और बहुत सारे मामलात और एक मायूसी जन्म लेती है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साजिद, ये जो भी इंक्रोचमेंट हुई या जो भी हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौर में तो नहीं हुआ। और कराची में आपको पता है कि बहुत हद तक कुछ लोगों का असर रसूख रहा था जो कि नफीस लोग हैं, आज वफाकी हुकूमत में पीटीआई के साथ हैं। तो हमें बिल्कुल बेहद दुख है, अफसोस है किसी को। हमें एज अ पीपल्स पार्टी हमारा मोटो है रोटी कपड़ा मकान, तो हम कभी भी खुशी से तो मकान नहीं गिरा रहे या कोई भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो हम अपनी खुशी से तो नहीं कर रहे। लेकिन जब तजावुजात, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन जब मुस्तफा बलोच साहब, जब तजावुजात हो रही होती हैं, जब ये गैर कानूनी बिल्डिंगें या जब जमीनों पर कब्जे हो रहे होते हैं, और तब रियासत क्यों नहीं हरकत में आती? जी ये बिल्कुल एक पॉइंट है आपका, लेकिन इसकी जो आगे से मैं आपको यही इसका रिस्पांस दूंगा कि कराची में जो भी केडीए और आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो करते धरते थे वो आज वफाकी हुकूमत में उनके साथ है। उनका जो बड़ा असर था, उनके बड़ा कंट्रोल था यहाँ पे। तो पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये तजावुजात गुजर नाले में तो नहीं हुई, ये तो कोई 40-45 साल पुरानी है। तो इनको हमने तो नहीं यहाँ पे बसाया और ये एक सिस्टम चल रहा था। अब जाहिर है उसकी एक रिपरकशंस हुई हैं, कोर्ट की तरफ से अहकामात हैं, तो उस पे पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है रिस्ट्रिक्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, तो हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मुतबादिल देना भी हुकूमतों की ऐन जिम्मेदारी होती है, तो आप क्या मुतबादिल देंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि ये एक फेडरल, आपको पता है कि प्रोजेक्ट FWO के थ्रू ये जो काम हो रहा है नालों पे, और ये
इनका मुतबादिल देने का जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो वफाकी हुकूमत का था, लेकिन वफाकी हुकूमत कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रही इसमें। और प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो लास्ट टाइम आए थे बारिशों के बाद, उसके बाद उन्होंने इस चीज का कोई, आप देखें ना उनकी सीरियसनेस का अंदाजा ये है कि वो चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड ले ही नहीं रहे किसी चीज में। इतना बड़ा इशू है, आपके सामने लोग एहतजाज कर रहे हैं, इतना बड़ा इशू है, क्राइसिस है, ठीक है। यहाँ से 14 सीटें उन्होंने ली, उनके वोटर्स होंगे, तो कहने का मकसद है कि उनको कम से कम अपनी ईगो को साइड पे करके इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए सीएम साहब से बैठते, बात करते, इसका कोई हल लाजमी निकलता। और हम उम्मीद करते हैं कि रिव्यू में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकले और इन लोगों की, जाहिर है इनकी जमा पूंजी है, इनके हर इंसान की जो है ना, ये सारे मजदूर पेशा लोग हैं, सारे व्हाइट कॉलर लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, मजदूरी की और अपने घर बनाए। अब किसी का घर छीनेगा तो जाहिर है वो पूरा एक फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। चलें, कॉम्पनसेशन अगर हम देंगे भी तो वो कॉम्पनसेशन जाहिर है उस हिसाब से तो नहीं होगी जिस तरह इनकी जो गुजर बसर था, जो रहन सहन था। तो हमें बिल्कुल अफसोस है, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल हमारी हमदर्दियां हैं, लेकिन व्हाट कैन वी डू एज पर ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम ठीक है कोर्ट। मुस्तफा बलोच साहब, इस बात का भी जवाब आप देते चलें कि जहां हम बात करते हैं मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनीज़ की, कच्ची आबादियों पे हुकूमत की और रियासत की, मतलब या जो एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं उन पर कब्जे किए जाते हैं, वहाँ पर शारह फैसल मतलब कराची का दिल, और मैं नहीं समझता कि कोई डेली बेसिस पे उस सड़क से गुजरता नहीं होगा, वहाँ पर एक नस्ला टावर नामी बिल्डिंग बन रही थी, लोग आबाद हो गए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गई सारी चीज़, और अचानक पता चलता है कि उसमें कुछ मामलात आ गए। तो हुकूमत कहाँ थी, इदारे कहाँ थे जो एनओसीज दे रहे थे हर चीज़ की? 18 एनओसीज इदारे दे चुके हैं और अब वो एनओसीज भी कैंसिल किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक बिल्डर और एक अलॉटी कहाँ जाए? और दिस इज अनफॉर्चुनेट। और अगर इस पे ऑब्वियसली एक इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर किसी की गलती की वजह से जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है आज, तो ये चीज़ को जाहिर है एक लेसन है फ्यूचर के लिए भी कि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में आइंदा ना हो, ताकि जो है वो आगे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स और उनके घर और उनके जो पूरा एक फैमिली सिस्टम है जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो हम देख रहे हैं नलसा टावर की वजह से, तो ये चीजें ना हो। तो उसको नजरसानी करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। और इनके भी साथ जो अगर नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है एज पर द सिटीजंस ऑफ कराची और एज पर सिटीजंस ऑफ सिंध। तो आप अगर ठीक है, लास्ट उस हिसाब से हम उनके साथ खड़े हैं। लास्ट मुस्तफ़ा बलोच साहब, तो क्या आपके पास उनके लिए मैनिफेस्टो है? कैसे आप उनको एंटरटेन करेंगे? ये भी तो अगर आप बताते चलें। अभी तो फिलहाल उनकी भी डिमांड ये है कि इस पे रिव्यू हो और इनकी बात को सुना जाए किसी तरीके से। तो अगर कोई इस पे नजरसानी होती है ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से और कोई ना कोई रास्ता निकलता है तो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट ऑब्वियसली एंगेज होके इनका कहीं ना कहीं अगर इनको रीइंबर्स किया जाता है किसी और तरीके से, इनको कोई और रास्ता बिल्डर हजरात की एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अलॉटीज एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखें हुकूमती नुमाइंदे जाहिर है अगर फेस पे फ्रंट पे आपको नजर नहीं आ रहे तो बैक पे तो वो पूरी कोशिश करें, क्योंकि वी वुड बी द लास्ट पर्सन टू वांट इनस्टेबिलिटी इन सिंध। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सिंध में और खासकर कराची में कोई ऐसी क्राइसिस पैदा हो जो कि जाहिर है अल्टीमेटली पब्लिक हमें हमारी तरफ देखेगी। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे, हम तो इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जमा पूंजी जो लगी है ये जाया ना हो, ये किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन अब जाहिर है कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है जो कोर्ट के हाथ में है, तो अब उसको हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब। और नजर सानी की दरख्वास्त की बातें की जा रही और हुकूमत सिंध का कहना है कि हर हुकूमत की कोशिश होती है कि जो शहरी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको एंटरटेन करें। अच्छा मुस्तफ़ा, अपना दानिश बिन रऊफ साहब, हाउस बिल्डिंग सरे फहरिस्त के एनओसीज देते हैं और वहाँ पे बगैर पैसे काम नहीं होता, तो ये जो रिश्वत या जो अंडर द टेबल, और हमने बहुत सारे अल्फाजात हम सुनते हैं माजी में कि जी फाइल पे टायर लग जाते हैं, आगे चली जाती है, तो ये पैसे लोग देते क्यों हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ये बदकिस्मती से एक हमारे मुल्क का कल्चर बन चुका है। ये सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उठा लें, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा देख लें, ये हर इदारे का ही कल्चर बन चुका है कि जब तक किसी चीज़ की कोई लवाजमात पूरे ना किए जाएं तब तक वो आगे नहीं हो चीज़ मूवमेंट करती। अच्छा, अब बिल्डर ये क्यों करता है या जो
कोई भी बंदा अपना काम करवाने वाला जा रहा है वो क्यों करता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं। देखें, बिल्डर के लिए जो लैंड होती है ना, लैंड उसका रॉ मटेरियल होती है, ठीक है। बिल्डर ने लैंड खरीदी, बैंक से कंसोर्शियम बनाया, कुछ लोगों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया और एक लैंड परचेज करी। वो लैंड है उनका रॉ मटेरियल। अगर वो रॉ मटेरियल के लिए अब उसकी अप्रूवल लेनी है, यानी दैट मींस उस पे उन्होंने कोई रॉ मटेरियल पे कोई प्रोडक्ट बनाना है। बिल्डिंग एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल अगर बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर हम या किसी भी इदारे में अप्रूवल में 6 महीने, साल, 2 साल हो जाए तो बैंकों की पेमेंट्स साथ होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट साथ होती है, उनको रिटर्न चाहिए। ठीक है, फयाज इलियास साहब, चेयरमैन आबाद साहब हमारे साथ राब्ते में आ चुके हैं। फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे साहब, ठीक है। अच्छा फयाज साहब, ये जो गैर कानूनी तजावुजात मस्मार की जा रही हैं, तो स्पेशली नस्ला टावर के लिए हमने देखा कि आपकी एसोसिएशन और आप स्पेशली सरगर्म हमें नजर आए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की शख्सियत आपके साथ नजर नहीं आ रही। हुकूमत आपके साथ किस कदर इसमें साथ है? देखिए साजिद साहब, ये एक बिल्डिंग का या उसमें सरगर्म होने का मैटर नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का मैटर है। देखिए, कोई एक बिल्डिंग जो जायज तरीके से अगर बनाई गई है या वो बनती है तो उसके गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको गिराया जाए या कोई ऐसे एडवर्स ऑर्डर उस पर दिए जाए। हाँ, इसमें अगर कहीं पे जो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई नहीं हुई है, उन अलॉटीज के जो काउंसिल है उनकी, या जो बिल्डर की जो काउंसिल है, इनको पूरी तरीके से सुना नहीं गया। पहले उनको सुना जाए और तमाम चीजें ये देखी जाए कि जमीन की जो हुसूल है, जैसे लैंड परचेज की गई, अगर उसमें कोई गफलत बिल्डर की तरफ से है तो उनको भी कोई ना कोई इसका हल देना चाहिए। और अगर जो सोसाइटी से जो जमीन ली गई है, देखिए 1990 में ये जमीन जो है वो सोसाइटी को दी गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और केएमसी के जरिए। उसके बाद इसकी जो है लीज भी की गई है 1953 में, और 1953 में ही जो शारा फैसल जब रोड अलाइनमेंट हुई है तो उसके बाद जो एक्सेस जो लैंड थी उसमें वो सोसाइटी के पास ही थी और सोसाइटी को दी गई है केएमसी की और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। उसके और सोसाइटी ने फिर जो है वो अलॉटीज जो शारा कायदीन से लेके और पूरा जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जो शारा फैसल से टर्निंग है, उन तमाम लोगों को ये एक्स्ट्रा लैंड उन्होंने अलॉट की है, और ये भी 1953 में की है। ना उस वक्त कोई बिल्डर वहां पे मौजूद था, ना कोई और लोग थे, ये वहां पे इनिशियल जो मेंबर थे सोसाइटी को, उनको दी गई जमीन। ठीक है, और आप ठीक है, आप चेयरमैन आबाद हैं और आप एक कैप्टन की हैसियत है आपकी एसोसिएशन में, आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट जो कि इस बिल्डिंग और इस प्लॉट और इस जमीन के हैं वो आपने खुद से देखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर की जानिब से भी वो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है? देखिए, अगर साजिद इस किस्म की कोई चीज होती तो हम कभी भी हम इस साथ ना खड़े होते हैं। हमने तमाम एक डॉक्यूमेंट का हमने जायजा लिया, उसकी वेरिफिकेशन हमने करवाई है। और पहले देखें, ये कोई भी अप्रूवल अगर ली जा रही है बिल्डिंग कंट्रोल से या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन कराई जाती है और इंक्लूडिंग सोसाइटी की भी जो है इसमें वेरिफिकेशन और फॉरवर्डिंग होती है। तो ये तमाम जो फॉर्मेलिटी जो एक प्रोजेक्ट को बनने के लिए की जाती है, उसमें जो है ओनर ने जो है, बिल्डर ने जो है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके अलावा मास्टर प्लान ऑफ जो ग्रुप ऑफ ऑफिस है वहां से, इसके अलावा सोसाइटी से जो है ये सारी फॉरवर्डिंग करवाई है, वेरिफिकेशन करवाई। उसके बाद जाके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो मरहला आता है, वहां पे तकरीबन 18 इदारों से एनओसी लेने के बाद जो है ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया गया। और ये 2013 में जो है ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होके 2015 में मुकम्मल बिल्डिंग होने के बाद वहां पे जो रेजिडेंट थे, जो बुकिंग कराने वाले जो लोग थे, उनको जो है ये तकरीबन 5 साल पहले जो है ये पोजीशन दिया गया और 5 साल से ये बिल्डिंग आबाद है। देखिए, इनिशियली जो मसले का आगाज जो था वो ये था कि यहाँ से ड्रेनेज है और ये नाले के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें क्लियरली जो है वो कमिश्नर कराची ने जो है अपनी जो रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्लियर बताया कि ये जो है नाला तकरीबन 60 फुट दूर है इस बिल्डिंग से। अच्छा। तो उसके बाद तो ये इस मसले का हल वहाँ पे ऑलरेडी एक चीज क्लियर हो गई थी और वेरीफाई मतलब उसके ऊपर हो गई थी कि यहाँ पे नाले के ऊपर बिल्डिंग अच्छा, नहीं है। आपकी जानिब से जहाँ तक थोड़ी सी मैं यहाँ पे अपने साजिद आपको ठीक है। बता दूं, जहाँ तक जमीन का मसला है वो सोसाइटी ने 1953 में दी है और उसकी बाकायदा पेमेंट्स दी गई है, और उसके बाद जो जमीन दी गई उसकी बाकायदा मार्केट रेट से जो है वो उसकी चार्जेस जो है ऑफिशियल पेमेंट्स हुई है सारी।
ठीक है, आपकी जानिब से दरख्वास्त नजरसानी की बात की जा रही है कि अदलिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए कि मुमकिन है कहीं से कुछ फेवर अलॉटीज को और बिल्डर्स को मिल सके, लेकिन आपने कहा हमने वो डॉक्यूमेंट देखे हैं, एक तरफा फैसला तो अदलिया नहीं दे सकती। ऐसे कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी जानिब से पेश होने हैं? देखिए, हमारा जो यहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर जो रिहायशी हैं उनके भी जो काउंसिल वहाँ पे पेश हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि हमें उस तरह से नहीं मौका दिया गया सुनने का कि जो आपकी अपीलेट कोर्ट जो है वो जो सुनवाई जहाँ वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे देखें, इसमें अगर कहीं भी लैंड का मसला था तो उसके लिए डिमोलिशन का जो है उसको डिमोलिश एक बिल्डिंग को कर देना जो 5 साल से वो सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। और उसके बाद अगर हमारा बीइंग जो है लेजिटिमेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कराची में हमारी रिहाइश होने के लिहाज से टैक्स पेयर लोग हैं, और अगर उनको ना सुना जाए, उनको अगर कहीं पे ये हमारी रिजर्वेशन है वहाँ के रिहायशियों की भी और बिल्डर की भी कि हमें सुना जाए, तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट देता है कि हम जो है अगर कहीं पे हमारी ये बात है तो हम अदलिया से ये रिव्यू हम करें कि हमें पूरी तरीके से सुना जाए है, हमें मौका दिया जाए कि हम जो चीजें आपको पेश करना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सोसाइटी को बुलाया जाए कि सोसाइटी ने किन जो है रूल और किस जो है उसके तहत जो है ये जमीन जो है अलॉट की 1953 में, और उसके बाद 2010 में ये जमीन जो बिल्डर को दी गई 77 स्क्वायर यार्ड, तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई पावर्स होंगे, इख्तियारात होंगे जिसके तहत उन्होंने ये जमीन जो है वो उन्होंने दी। लास्ट में फयाज इलियास साहब, गैर कानूनी तजावुजात आपके इल्म में है कि शहर कायद में बहुत सारी हो रही थी और अभी भी बहुत सारी जगहों पर हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात उन हजरात के लिए जो गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात पर बिलीव करते हैं उनके लिए ये एक एक्शन हो या शुरुआत हो? और सेकंड ये कि जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी फेवर में आप लोग हैं कि बिल्डर और अलॉटीज का जो नुकसान हो रहा है उसको फुलफिल कैसे किया जाए? आप लोग कैसे एंटरटेन करेंगे खुदा न ख्वास्ता अगर ये बिल्डिंग मिसमार होती है? देखिए, पहले तो ये है कि गैर कानूनी जो तजावुजात की आप बात करते हैं तो उसमें भी ये चीजें जो है इस चीज के लिए भी जरूरत है कि उसकी पूरी वेरिफिकेशन और उसके ऊपर सर्वे होना चाहिए कि क्या वो तजावुजात गैर कानूनी है, और अगर वहाँ पे वो एरिया वहाँ पे वो रिहाइश पजीर लोग, वो आबादियां जहाँ पे अगर बाकायदा लोगों के पास सबलीज दी गई है, उसकी लीज दी गई है केएमसी से या सीडीजीके की तरफ से या केडीए की तरफ से, या कच्ची आबादियां हैं वहां पे भी लीज, और वो लीज अगर वेरीफाइड है और जेन्युइन लीज है तो वो किसी भी तौर पे जो है वो गैर कानूनी तजावुजात नहीं है। उनको पहले तो ये प्लान होना चाहिए कि उनको कहाँ रीस्टोर या इनको रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए कि वहां पे इनको पहले आबादकारी के लिए उनके लिए घर जो है इनको मुहैया करने चाहिए, फिर उसके बाद आप वहां से वो एरिया खाली कराएं, खासतौर पर गुजर नाले की बात हो रही है। और अगर इसके अलावा वो तजावुजात जो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है, देखिए हम आबाद जो है वो गैर कानूनी का जो तजावुजात है या गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है कभी भी उसको प्रमोट नहीं करती, कभी भी हम उसके साथ नहीं करें। आबाद हमारा ये फयाज इलियास साहब, ये गैर कानूनी है उसको बेशक डिमोलिश कर दिया जाए, उसको वहां से हटा दिया जाए, फयाज, और ऐसे जो अनासिर उनके खिलाफ जो है एक्शन भी होना चाहिए कानून के मुताबिक। फयाज इलियास साहब, लास्ट में उन अलॉटीज को पेमेंट्स डिलीवर करवाने में आबाद का क्या किरदार होगा? क्या अगर खुदा न ख्वास्ता ये बिल्डिंग गिर जाती है तो क्या आप उनको पेमेंट दिलवाएंगे? देखिए, हम इस बात पे इस चीज के ऊपर तो हम बात ही नहीं करते कि ये बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। देखिए, अगर इसमें किसी भी लिहाज से कोई अगर थोड़ी बहुत भी अगर इरेगुलरिटीज जमीन के उस जगह, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इनकी पूरी अपनी ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट है जिसमें जो बाय रूल एंड लॉ के मुताबिक इसकी अप्रूवल दी गई, उसके मुताबिक ये बिल्डिंग बनी है। हाँ, अगर कहीं पे आप कोर्ट हमारी हालत सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जमीन की जो अलॉटमेंट में कहीं इश्यूज है थोड़े बहुत, तो देखें ये इसका भी हल सोल्यूशन, ये इसका हल जो है ये डेमोलिशन नहीं है, उसको रेगुलराइज होना चाहिए, रेगुलराइज किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर चोरी की सजा आप जो है लोगों को आप फांसी तो नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए है कि कोई अगर थोड़ी बहुत इसकी पेनल्टीज है वो इम्पोज की जाए। जैसे आप अगर आप देखते हैं पंजाब में है या आपके जो सीडीए के अंदर आरडीए और एलडीए के अंदर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहां वो इरेगुलर सोसाइटीज थी वहां लेजिस्लेशन की गई और उनको रेगुलराइज करने की जो है वो नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी
कि वो जो लेजिस्लेशन करे, कहीं पे इस किस्म की इरेगुलरिटी है उनको रेगुलराइजेशन की जो है पॉलिसी दे, और किसी भी लिहाज से ये डेमोलिशन जो आप कह रहे हैं तो ये होनी नहीं चाहिए। बाकी आप कॉम्पनसेशन की आप बात करेंगे, किस तरह से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा या देना चाहिए। देखिए, बिल्डर ने जो ये बिल्डिंग बनाई है, ऑलरेडी वो जो पैसा अलॉटी से लिया है वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में वो लग चुका है। आज आप कहेंगे उनको कॉम्पनसेट किया जाए तो ये किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। बिल्डर दिवालिया वैसे ही उनके लिए इतने इस वक्त ऐसे वो मजीद रोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर बिल्डिंग टूटती है तो यहाँ के रिहायशी रोडों पे होंगे, इनके लिए कोई इनका पुरसान हाल नहीं होगा, ना ही बिल्डर उनको ये किसी सूरत में पैसे दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद फयाज इलियास साहब। दानिश बिन रऊफ साहब, आखिर में हल आप बता दें, हल इसका क्या है, क्योंकि तजावीज तो आपकी तरफ से दी जा रही है। इसका हल बहुत आसान है जी। बीइंग अ मुस्लिम, मैं समझता हूँ कि हमें हमारे मजहब में आप फयाज इलियास साहब की भी आप बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज अगर कोई चोरी है या कहीं कोई झोल झाल है तो उसको फांसी नहीं देंगे, तो इट मींस कहीं कुछ ना कुछ झोल है। चोरी की सजा, देखें, चोरी की सजा फांसी नहीं देंगे, ठीक है। मैं उस पर आगे आपको बताता हूँ कि देखें, हमारे कुरान में भी अगर खुदा न खास्ता किसी से कत्ल भी हो जाता है तो उसके लिए भी दो रास्ते मौजूद हैं हमारे कुरान मजीद के अंदर। आया कि कत्ल का बदला कत्ल है, या कुछ पैसे देके उस मामले को, उसकी कीमत तय की जाए और उसको ख़त्म किया जाए। मैं समझता हूँ कि मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़मीन में झोल था, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, लेकिन इसकी सज़ा ये तो नहीं कि आप, अच्छा, बिल्डिंग में अगर कोई चीज़ इशू था तो ये बिल्डर ने जब खरीदी तो उसने सोसाइटी से ली, ठीक है। आज आपने किसी से जमीन खरीदी और आपको पता चले 20 साल पहले, 30 साल पहले जमीन में कुछ था, आपने तो मार्केट रेट पे ली, मार्केट गवर्नमेंट से टाइटल ट्रांसफर कराया, जो लीगल फीस थी ट्रांसफर दी और कर ली, हो गया। अब आप बोले 20 साल पहले की सजा, माजी की सजा, इसको क्यों? और अगर आप समझते हैं माजी में किसी से गलती हुई और सजा इसी को देनी है तो इससे आप प्लेंटी ले लें, इसको रेगुलाइज करें जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो रहा है। मैं चाहता हूं ये भी कराची में भी वैसे। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।